खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से आप इस प्रोग्राम देखना शुरू कर चुके हैं। सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज के मॉर्निंग शो में हम कुछ अहम तरीन बातें आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ मालूमात आपको बताएंगे, ग्राउंड ज़ीरो की बात बताएंगे, जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल से आपको रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे, मरकज़ और रियासत के बीच क्या कुछ चल रहा है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन का साथ आप देते रहेंगे। टीवी पर आप हमें देख रहे हैं, फटाफट से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी आप इस्तेमाल कीजिएगा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन ज़रूर कीजिएगा, जहां पर बराह रास्त नशरियात भी आप देखेंगे और उसके साथ साथ आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हमें मुस्तकबिल के अंदर जो आप बात कहेंगे प्रोग्रामों को तहरीर और तरतीब देने में और आसानी जो है वो हो सके। और साथ साथ अपने आसपास के इलाके की बात आप ज़रूर रखिएगा। 9:40 पर जब फ़ोन लाइन्स ऑन हो जाएंगी आप और हम बात करेंगे, आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाने की भी सही और कोशिश की जाएगी। लेकिन हस्बे वादा और प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से आज सबसे पहले जो बात होगी वो माजी की होगी, क्योंकि आज का दिन माजी के अंदर क्या कुछ कह रहा है और क्या कुछ सबक हमें सुना रहा है, बताएंगे आपको गौहर कुछे। शुक्रिया इशफाक। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से क्या कुछ हुआ है मुल्क के अंदर और साथ ही साथ दुनिया भर के अंदर आज की तारीख यानी कि 21 अक्टूबर आज ही के दिन क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताएंगे। आज ही के दिन 1577 गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की बुनियाद रखी है। वो 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर 1727 रूस और चीन ने सरहदी माहदे किए हैं और 21 अक्टूबर 1970 में नॉर्मन ई बारलॉ को नोबेल इनाम से नवाजा गया। और आज ही के दिन साल 2012 में साइना नेहवाल ने डेनमार्क ओपन सुपर सीरीज का खिताब जीता है। वो आज ही का दिन था 21 अक्टूबर। और आज ही के दिन 1943 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंदुस्तान की सूबाई हुकूमत बनाई है। वो आज ही का दिन था। और साल 1950 में आज ही के दिन चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत में दाखिल हुई और मुल्क पर कब्जा किया। और आज ही के दिन 21 अक्टूबर साल 1999 फिल्मसाज B.R. चोपड़ा को 1999 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। वो आज ही का दिन था जब उन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जो तारीख में आज के दिन के हवाले से। अब बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जी, खबरों में बढ़ते हैं आगे। और आज सबसे पहले बात ज़रा मॉस्को की करते हैं, क्योंकि मॉस्को के अंदर कल का दिन इंतहाई अहम था, क्योंकि मॉस्को के अंदर तालिबान और 10 मुल्कों के नुमाइंदों के बीच बातचीत होनी थी और माना जा रहा कि मौसर और मस्बत अंदाज में बातचीत आगे बढ़ी है। और ये बातचीत आने वाले दिनों में कुछ अहम संग-मील भी तय कर सकती है। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। और लगातार इस बातचीत के हवाले से जो बात सबसे बड़ी सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि भारत के वफ़द जिसकी सरबराही JP सिंह जो जॉइंट सेक्रेटरी बराए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान है, वजारत खारजा के अंदर, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर तालिबान के वफ़द के साथ मीटिंग की है। अगरचे सरकारी तौर पर यानी दिल्ली से इस मीटिंग के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है, ताहम ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तालिबान के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस मीटिंग की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की है और उन्होंने अपने ट्विटर पर बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की जानकारी दी है कि इलाहिदा तौर पर तालिबानी वफ़द के साथ भारत के वफ़द ने मुलाकात की है। और जब यह मुलाकात हुई है तो इस दौरान वही मामला जो मीटिंग के अंदर था वही साइडलाइंस पर भी डिस्कस किया गया है। एक तरफ से यह मीटिंग हुई और दूसरी तरफ से जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि 10 मुल्कों ने जो एलानिया जारी किया, जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें जो नई रियलिटी है, न्यू रियलिटी ऑफ तालिबान इन पावर इन अफगानिस्तान कोट अनकोट, इसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है। ये एक डेवलपमेंट है इस अफगान रियलिटी को लेकर और ये एक डेवलपमेंट है मॉस्को टॉक्स को लेकर जो कल पूरे दिन चली है। 10 मुल्कों ने जो साइन किया है उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं जो नया रिजीम तालिबान का अफगानिस्तान के अंदर है उसको मॉस्को फॉर्मेट के तहत माना भी है, लेकिन ये भी साथ साथ कहा है कि जनाब इस मुल्क पर अब कई जिम्मेदारियां आयद हैं और मुल्क के जिम्मेदारों पर यह जिम्मेदारी आयद है कि वो मुल्क की ज़मीन को यानी अफगानिस्तान की सरजमीन को
दहशतगर्दों के हाथ में ना दें, किसी भी तरीके से किसी मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की वहां से कोशिश ना की जाए, इक्तिसादी मामलात पर एक दूसरे का ताउन करे और बाहमी इश्तराक से आगे बढ़ने की कोशिश करे। यह बात जो है वो कही गई। अब इन 10 मुल्कों के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो कौन कौन था? एक तरफ से चाइना था, एक तरफ से ईरान था, एक तरफ से रशिया था, एक तरफ से पाकिस्तान था। और इस टेबल पर और कौन लोग थे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। भारत भी उस 10 मुल्कों के सिग्नेटरी में शामिल है जिन्होंने इस मुआहिदे पर कल कहीं ना कहीं दस्तखत किए हैं और यह माना है कि ये जो नई रियलिटी है, न्यू रियलिटी इन अफगान, उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की गई। अगर जो ऑफिशियली ये रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए एक राह है कि किस तरीके से एक दूसरे के खदशात और सवालात को समझकर आगे बढ़ा जा सकता है। इस पर मजीद बात करेंगे जी। रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रहमत, लगातार अब नजर रखे हुए हैं अफगानिस्तान से मॉस्को तक इस पूरी खबर पर। कल भी हमने इस डिटेल में इस पर बात की थी और हम कल भी ये बात बता रहे थे कि देखिए ये जो मीटिंग है ये दरअसल एक संग-मील है और दरवाज़ा खोलेगा आने वाली जो प्रेडिक्शंस हो रही है तालिबान को लेकर, उसको लेकर। लेकिन जिस तरीके से मीटिंग हुई है और जिस तरीके से 10 मुल्कों का एलानिया सामने आया है मुश्तरका तौर पर, और फिर खबर यह भी है कि भारत के वफ्द ने अलहदा तौर पर मुलाकात भी की और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक की है। अगरचि भारत सरकार की तरफ से अभी इस पर मौक़िफ़ सामने नहीं रखा गया है कि मीटिंग हुई नहीं हुई, किस तरीके की हुई है, लेकिन ज़बीहुल्लाह के बयान के मुताबिक मीटिंग हुई है और अलहदा तौर पर मीटिंग हुई है। क्या कुछ अंदर की खबर है? क्या कुछ ज़रा ब्लॉग रूस से लिख रहे हैं और अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल क्या कुछ कह रही है? जी देखिए, बिल्कुल अंदर की खबर यह है कि तालिबान के वफ्द का जो मास्को दौरा था, मास्को दौरे पर एक तो पहले वो समिट हुआ, इजलास हुआ। उस इजलास में अपनी बात रखने के बाद तमाम ममालिक जो शामिल हो रहे थे, करीब 10 ममालिक के, उनमें से बेशतर के साथ तालिबान के वफ्द ने मुलाकात की। हिंदुस्तान के साथ भी जेपी सिंह की क़यादत में बाज़ाब्ता तौर पर जो वफ्द शामिल हुई थी, उस वफ्द ने तालिबान के वफ्द से मुलाकात की है और तालिबान से मुलाकात के दौरान ये बताया है कि अफगानिस्तान को लेकर के हमेशा हिंदुस्तान संजीदा रहा है और अफगानिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे रहे। इस वक्त अफगानिस्तान को ह्यूमन क्राइसिस के दौर से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें हर मुमकिन ताउन के लिए हिंदुस्तान तैयार है और अफगानिस्तान में कैसे इंसानी बहरान का खात्मा हो, कैसे सूरत हाल बदले, उसमें सपोर्ट करने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। बाज़ाब्ता तौर पर यह हिंदुस्तान का मैसेज तालिबान को पहुंचा दिया गया है, जिसकी तस्दीक ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने की है। वज़ारत ख़ारजा के ट्विटर हैंडल हो, फेसबुक हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हर जगह अभी तक खामोशी दिखाई दे रही। शायद आज दोपहर के बाद कुछ बयानात वगैरह सामने आ जाएं, लेकिन इस बीच तालिबान के ने जो कुछ कहा है वो सीधे तौर पर 3 बुनियादी बातें हैं जो उन्होंने पेश की है इस मॉस्को इजलास के अंदर तमाम ममालिक के सामने। सबसे पहली बात जो थी वो सीधे तौर पर अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने की, यानी तामीर नौ में तमाम ममालिक को सपोर्ट करने के लिए आवाज दी गई है तालिबान की तरफ से। और कहा गया है कि चूंकि हम एक नए दौर में दाखिल हुए हैं, एक नई इंतजामिया आई है और जो सूरत हाल है उसमें हम अफगानिस्तान को एक नए सिरे से खड़ा करना चाहते हैं। इसमें अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने में तामीर नौ में तमाम ममालिक हमारा साथ दे। दूसरी सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ा मुतालबा, सबसे बड़ी अपील दुनिया से जो तालिबान की तरफ से की गई थी, वो सीधे तौर पर इकोनॉमिकल कंडीशन को देख करके कहा गया कि हमारी जो मईशत है वो खस्ताहाली की शिकार है। मईशत की बहाली और बाज़ाबादकारी के लिए दुनिया हमारा साथ दे, हमें सपोर्ट करे। साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका से अपील भी कर दी कि हमारे जो मुंजमद असासे हैं उसे जल्द से जल्द बहाल किया जाए, जिस पर अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका ने इनकार कर दिया है। तो ये एक दूसरी अपील थी, सबसे बड़ी अपील जो मॉस्को के इजलास में की गई। तीसरी सबसे बहुत ही अहम अपील जो पहले से प्रेडिक्टेड थी पेशन गोई, जिसके बारे में की गई थी कि तालिबान वहां पहुंच करके अपनी हुकूमत को तस्लीम करने के लिए आवाज देगा, वही हुआ। तीसरी जो अपील थी या तीसरी जो बात थी वो यही थी कि तमाम ममालिक को कहा गया कि हम आलमी बरादरी के जो खदशात हैं उन तमाम खदशात को हल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए मिल बैठकर बात करनी होगी और उसके लिए एक दूसरे के साथ जुड़ने होंगे। और जुड़ने का तरीका यह होगा कि आप हमें कबूल कीजिए। आलमी सतह पर आलमी बरादरी अगर तालिबान इंतजामिया को कबूल करती है तो मामला बहुत जल्दी से आसानी के साथ हल हो सकता है। जो आलमी बरादरी के मुतालबात हैं, जो खदशात हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे।
साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा दुनिया को लग रहा है या जो खदशा लायक है वो ये कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न किया जाए या अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दाना पैदावार पैदा न हो। इसको लेकर के तालिबान खुद कोशिश कर रहा है और अब तक के करीब 15 अगस्त से लेकर के अब तक के 250 से ज्यादा ISIS यानी दाइश के जंगजियों को गिरफ्तार भी किया गया है और उसे करीब दर्जनों हलाक किए गए हैं। तो दाइश के खिलाफ ये तो एक टेबल टॉक था जो चल रहा था, लेकिन एक बड़ी बात जिस पर सबकी नजर रही है मुल्क के अंदर वो ये था कि JP सिंह की सरबराही में जो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के अफसर है और वजारत खारजा में पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखते हैं और गहरे सुलझे हुए अफसर है जी, बहुत माने हुए अफसर है। उन्होंने कल अब्दुल सलाम हनफी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है अफगानिस्तान के साथ, उनके साथ मुलाकात की। अगरचे वज़ारत खारजा ने इस पर कोई बात नहीं कही है। क्या ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से कोई और ट्वीट इस पर किया गया कि क्या कुछ बातचीत हुई है, किस सिमत में बातचीत हुई और भारत का क्या कुछ मौक़िफ़ इस पर है? कुछ बात अफगानिस्तान की तरफ से सामने रखी गई? जी, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट करके 3 लफ्ज लिखे। पहले ये कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर, अफगानिस्तान के रिश्ते को लेकर पहले दिन से ही फिक्रमंद था, रिश्ते बेहतर रहे हैं, इसलिए अभी जो सूरत हाल है उस पर तशवीश का इजहार हिंदुस्तान ने किया है, ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद इकरार कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंसानी बहरान का अफगानिस्तान को सामना है, इसमें हर मुमकिन ताउन करने के लिए अफगानिस्तान के साथ भारत तैयार है। ये बाज़ाब्ता तौर पर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से ट्वीट करके हिंदुस्तानी वफ्द की मुलाकात के हवाले से कहा गया, क्योंकि जितने मुलाकातें हो रही थी, जितने भी वो खुद से एक चीज आ रही है कि भारत की तरफ से कल जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के सामने बात रखी गई है, चूंकि मैं अब अगरचे में ज़राया ये बता रहे हैं, वजारत खारजा के ज़राया बता रहे हैं, अभी ऑफिशियल नहीं है, कि जनाब ह्यूमैनिटेरियन एड की बात भारत सरकार की तरफ से सामने रखी गई है और गुंदुम को देने की बात कही गई है। एक कंसाइनमेंट जी अफगानिस्तान के लिए भेजी जाएगी कि खुराक की जो किल्लत इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर है वो एक बहुत बड़ा मसला है और यूनाइटेड नेशन ने भी इस पर तवज्जो मरकूज कराने की बात गुज़श्ता दिनों कही थी। तो यहाँ पर ये जो पेशकश भारत सरकार की तरफ से की गई है, इसे कितना मुअस्सर और बर वक्त माना जाए? जी, जाहिर सी बात है बहुत ही मुअस्सर माना जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी दिक्कत अफगानिस्तान के साथ है, तालिबान के साथ है, वो अपने कदमों पर खड़ा होना और साथ ही साथ रीबिल्ड का जो एजेंडा उन्होंने सामने रखा है, ये जो ह्यूमैनिटेरियन एड की बातें सामने आ रही है, इंसानी बहरान का जो सामना है अफगानिस्तान को, उसमें इंसानी बहरान से निकलने के लिए तमाम किस्म की इमदाद की जरूरत है अफगानिस्तान को, चाहे वो गंदम खुराक, गजाई किल्लत का सामना है, इसलिए गजाई सतह पर जो कुछ इमदाद की जा सकती है, जो हमें ज़राए से खबर मिल रही है वो ये कि आने वाले दिनों में वजारत खारजा में इस बात पर भी बहस चल रही है कि किस तरह से हम अफगानिस्तान को वैक्सीन मैत्री का जो हमारा प्रोग्राम है, जिसके तहत हम दुनिया भर में वैक्सीन बांट रहे हैं, क्या अफगानिस्तान को वैक्सीन देने का प्लान बन सकता है? इस पर भी वजारत खारजा में गौर व फिक्र शुरू हो गई है, क्योंकि आज के गुज़श्ता रोज जो मीटिंग हुई थी तालिबान के वक्त के साथ हिंदुस्तान के वक्त की, उस मीटिंग का फॉलोअप ये रहा, उसमें जो तस्वीरें देखने को मिली, जो माहौल देखने को मिला, उस माहौल के नतीजे में वजारत खारजा में ये बात गर्म हुई है, बहस चल रही है कि कैसे हम अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मदद के लिए, एक तो ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, इसको मोटे तरीके से ऐसे समझो कि तालिबान को लेकर जो भारत सरकार का भी मौक़िफ़ है वो काफ़ी मोहतात है, खुलकर कोई बात नहीं है, लेकिन मुखालफत में भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन एड दिया गया अफगानियों को, लेट इट बी, जो डिप्लोमेटिक लाइन आज मेरे ख्याल से आएगी कि हमने जी अफ़गान अवाम की फलाह बहबूद के लिए ये ह्यूमैनिटेरियन एड देने का ऐलान किया है, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक मस्बत पहल लेकर जो है वो सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल तालिबान को लेकर क्या कुछ हो रहा था मॉस्को के अंदर, वो बात हमने आपके सामने रखी, और ख़बर ये कि जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो अफगानिस्तान के हैं वो भारत के वफ़द के साथ अलहदा तौर पर मिले और भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर गुंदम की खेती को, यानी गुंदम की कंसाइनमेंट जो है वो भेजने की बात अफगानिस्तान कही है, जिसे तस्लीम किया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने। और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो इंफॉर्मेशन और कल्चर के वज़ीर है, उन्होंने इस बात की तस्दीक अपने ट्विटर में कहीं ना कहीं की, और वज़ारत खारजा के ज़रा भी हमें इस तरीके की बात जो है वो सुबह बता चुके हैं। बढ़ते हैं जी आगे। बात जब अफगानिस्तान की हो रही है तो आपको एक और बात भी बताते चलिए, अफगानिस्तान के अंदर एक और बड़ा सानिया भी हुआ है, और खेल शायकीन के लिए अफगानिस्तान से बुरी खबर।
जी हाँ, जहाँ हम अफगानिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात वहाँ पर हालात ठीक हो, वहीं दूसरी तरफ से अफगान में खेल शायकीन के लिए एक बुरी खबर है। खातून खिलाड़ी का सरतन से अलग कर दिया गया है। ये मुबैना तौर पर जो वॉलीबॉल टीम के कोच है उनकी जानिब से कहा गया है कि तालिबान की जानिब से खिलाड़ी का सर जो है वो तन से अलग कर दिया गया है। वॉलीबॉल खिलाड़ी के कोच ने दुनिया भर के सामने कुछ शवाहिद भी रखे हैं और इस सिलसिले में जो अफगानिस्तान के अंदर स्कूलों के अंदर खवातीन की लड़कियों की तालीम के साथ साथ खेल पर भी पाबंदियां आयद लगातार जारी हैं। इस सिलसिले में अफगानिस्तान पर अगरचे तालिबान हुकूमत पर जोर डाला जा रहा है कि वो वहाँ पर हालात ठीक करे, लेकिन दूसरी तरफ से इस तरह के वाक़ात पेश होने से दुनिया भर के अंदर एक बार फिर तालिबान हुकूमत पर सवाल उठ रहे हैं। महजबीन हकीम ये अफगानिस्तान जूनियर वुमेन नेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी थी और गुज़श्ता यानी अफगानिस्तान के टेक ओवर के बाद जाने तालिबान ने जब टेक ओवर किया उससे पहले कई मुल्की सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर अफगानिस्तान की नुमाइंदगी उनकी की थी उन्होंने, और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर कत्ल कर दिया गया है। और कत्ल की सारे शवाहिद और कत्ल की सारी बात जो है वो वॉलीबॉल कोच जो इनके हैं उनकी तरफ से पूरी दुनिया के सामने रखी गई और ये कहा गया है कि अफजली जो इसका कोच है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुल्म और तशद्दुद और एथलीट्स के ख़िलाफ़ तशद्दुद किया गया, बल्कि इससे पहले भी इस तरीके की खबरें आ रही। ताहम सर तन से जुदा करना इंसानियत सोज वाक़या और यही वजह है कि पहले अफ़गान फुटबॉल टीम जो थी ख़वातीन की वो मुल्क से चली गई, उसके बाद कुछ और लोग चले गए और इनका मानना था कि अफ़गान वॉलीबॉल की जो खिलाड़ी हैं वो भी बहुत सारे चले गए और चंद जो मुल्क के अंदर मौजूद थे अब उन्हें चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है और मीडिया उस पर एक लफ्ज़ भी नहीं लिख पा रहा है। तो ये तो अफगानिस्तान के अंदर की खबर थी। बात जरा बढ़ते हैं आगे, जल्दी से आपको बताते हैं अवामी राब्ता साइट ट्विटर के हवाले से खबर, क्योंकि ट्विटर का मुकाबला करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप मैदान में आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि ट्विटर का जिस तरीके से बेतहाशा इस्तेमाल अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और तालिबान के हिमायती पूरी दुनिया के अंदर कर रहे हैं और जिस तरीके से मौजूदा अमेरिका इंतज़ामिया यानी जो बाइडेन इंतज़ामिया खामोशी के साथ तमाशा देख रही है, ट्रंप इस पर खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि ट्रंप अब अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं और ट्विटर का मुकाबला करने के लिए बहुत जल्द ट्रुथ सोशल के नाम से जो है एक नया प्लेटफॉर्म सामने लाया जाएगा और ये ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप TMTG की तरफ से लॉन्च किया जाएगा। कल एक बयान जारी किया गया TMTG की तरफ से जिसमें कहा गया कि ट्रुथ सोशल मीडिया जो है वो क्रिएट किया गया है और बहुत जल्द ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अवेलेबल होगा और ये मुकाबला करेगा जी उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जिससे ट्रंप को भी रोका गया था। यानी ट्रंप को अंदर अंदर तो ये बात खली होगी कि चुनाव के दौरान कभी उसके अकाउंट को सस्पेंड किया गया, कभी फेसबुक ने कार्रवाई की और अब उसका मुकाबला करने के लिए एक और राब्ता साइट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप लाने जा रहे हैं और उसका नाम जो है वो ट्रुथ सोशल रखा गया है और कहा गया कि यहाँ से मुकाबला किया जाएगा उस आवाज़ का, उस सोच का जो दुनिया भर के अंदर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक नए महाज के साथ दुनिया भर के अंदर आना चाहते हैं और इस बार सीधे से मुकाबला उन्होंने अवामी राब्ता साइट्स को दे दिया है। चलिए, तो ये थी ट्रंप के हवाले से खबर। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब महंगाई की और महंगाई में भारत और पाकिस्तान के हवाले से कौन से स्थान पर भारत है और कौन से पायदान पर भारत है, इस पर बात करेंगे। अगरचे एक मारूफ बैनुल-अक़वामी जरीदे की जानिब से 43 ममालिक में महंगाई के आदाद शुमार जारी किए गए, उसमें पाकिस्तान चौथा महंगा तरीन मुल्क बन गया है जिसमें सबसे ज़्यादा महंगाई है। और भारत में अगर बात करेंगे तो भारत में महंगाई की शरह 4.3% है और भारत का नंबर 16वां इसमें आ रहा है। महंगाई के एतबार से पाकिस्तान के 43 ममालिक में चौथे नंबर पर है पाकिस्तान और गुज़श्ता कई माह से महंगाई की शरह 9% रही है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से लोग भी अब कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ है। जनावाला ये बैनुल-अक़वामी जरीदा है द इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने तकरीबन 40 से ज़्यादा मुल्कों में महंगाई के अदाद शुमार जमा किया और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक फ़हरिस्त उन्होंने जारी की है। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई के अदाद शुमार पाकिस्तान दुनिया में
जो चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान दुनिया में महंगा तरीन मुल्क, यानी फर्स्ट टॉप 5 की अगर लिस्ट करें तो चौथे नंबर पर पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में गुज़श्ता माह महंगाई की शरह 9% रह चुकी है। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महंगाई की शरह 4.3% है और भारत का नंबर 16वां बताया गया है, 16th नंबर है जी। दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई जनूबी अमेरिका के मुल्क अर्जेंटीना में है, जहां महंगाई की शरह 51.4% बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई के एतबार से तुर्की दूसरे नंबर पर है, जहां महंगाई की शरह 19.6% है। ब्राज़ील 10.2% शरह के साथ तीसरे नंबर पर है, यानी पहले नंबर पर जनूबी अमेरिका का मुल्क अर्जेंटीना है, जहां पर 51.4% महंगाई का एदाद शुमार बताया गया है। उसके बाद तुर्की दूसरे नंबर पर है, जहां पर महंगाई की शरह 19.6% बताई गई है। ब्राज़ील में 10.2% के साथ तीसरे पायदान पर रखा गया है और चौथे पायदान पर पाकिस्तान का नाम आया है। और द इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में महंगाई की शरह मनफी 0.4% बताई गई है, 0 माइनस। यानी यहां पर यह देखने वाली बात होगी कि जापान किस तरीके से निजाम को चल रहा है। जब दुनिया भर के अंदर बहरान है, जब दुनिया भर की बड़ी इकोनॉमिक्स डिरेल हो रही हैं, लेकिन जापान अभी कहीं ना कहीं मुस्तहकम के साथ नजर आ रहा है, जहां पर महंगाई की शरह मनफी 0.4% बताई जा रही है। तो ये जनाब सूरत हाल थी महंगाई के हवाले से। दुनिया भर के अंदर चंद मुल्क कहाँ पर है, भारत कहाँ पर है, पाकिस्तान कहाँ पर है और दीगर मुल्क जो इकोनॉमिक पोस्ट की जो रिपोर्ट आई थी वो हमने आपके सामने जो रखी है। बढ़ते हैं आगे, बात जरा मुल्क की करते हैं और मुल्क के अंदर किसानों की करते हैं, जहाँ पर 11 माह से लगातार एहतजाज चल रहा है। और एहतजाज किस बात का चल रहा है जी? 3 बड़े कानून जो पार्लियामेंट से पास हुए हैं, जिसका इतलाक मुल्क भर के अंदर चल रहा है, उन कानूनों को लेकर किसान सरापा एहतजाज है। और नए सिरे से अगर आप माजी में देखें 11 महीनों के दौरान तो बातचीत के कई राउंड हुए, नाकाम हुए हैं। मुस्तकबिल में कोई बातचीत होगी इसका कोई इम्कान अभी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बड़ी बात जो इसमें आ रही है वो ये आ रही है कि दर पर द मुज़ाकरात का सिलसिला लगातार जारी है। यानी एक तरफ से टेबल टॉक फेल हुई है, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी और बैक चैनल टॉक्स किसानों के साथ चल रहे हैं और इसकी तस्दीक कई किसान नेताओं की तरफ से भी की गई है। ताहम कैप्टन अमरिंदर ने नई जान फूंकी है। कैप्टन अमरिंदर का मानना है कि वो किसानों के मसाइल को लेकर मुज़ाकरात के पेशकश को आगे बढ़ा सकते हैं और वो सालसी का किरदार अदा करेंगे। अगरचे किसान नेताओं ने कहा कि सालसी के किरदार पर, कैप्टन अमरिंदर के सालसी के किरदार पर उन्हें कोई शक नहीं है, वो कर सकते हैं। अगरचे वो अलहदा पार्टी भी बनाए, लेकिन पार्टियां उनका अपना मौक़िफ़ होगा, किसान का अपना मौक़िफ़ है। इसलिए अगर कैप्टन अमरिंदर सरकार और किसानों के बीच कोई तालमेल बिठा सकता है और किसानों के जायज़ मुतालबात को मनवा सकता है तो इसमें कोई कबाहत नहीं होगी। जोगिंदर सिंह जो BUK के सदर है एक फैक्शन के, उन्होंने कहा कि जनाब इनफॉर्मल कन्वर्सेशन जो है वो सरकार के साथ चल रही है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो मैं बता रहा था, इन्होंने इस बात की तस्दीक की है। मनजीत सिंह रॉय जो सदर है डोबा किसान यूनियन के, उनका मानना है कि देखिए फॉर्मर CM पंजाब के, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, वो अपनी जगह है, लेकिन अगर वो किसानों के मामले पर सामने आकर कोई बात कर रहे हैं तो किसान उनकी बात को भी सुनेंगे। लेकिन दरपर्दा मुज़ाकरात के बीच वज़ारत ज़राअत और वज़ीर ज़राअत क्या कुछ कह रहे हैं, तो तोमर साहब का बयान सामने आया जी, और उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की ज़राया जो बात बता रहे हैं वो ये है कि बैक चैनल नेगोशिएशन कहीं पर नहीं हो रही है जी, ओपन नेगोशिएशन हुई थी और किसानों को जो सरकार ने कहना था वो कह दिया है। मामला बॉल किसानों के कोर्ट में है, इसलिए दरपर्दा मुज़ाकरात की कोई बात नहीं। लेकिन किसान नेता लगातार कह रहे हैं कि दरपर्दा मुज़ाकरातें जो हो रही हैं, बात चल रही है आगे, लेट अस सी कहां पर क्या कुछ होगा। लेकिन इस बीच नया मामला कैप्टन अमरिंदर का सामने आया, जिन्होंने कहा कि अपनी पार्टी तो बनाएंगे, वो तो अलग मामला था उनका, लेकिन किसानों के मामले पर वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है और सरकार और जो एहतजाजी किसान है उनके बीच एक तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो था जनाब किसानों का मामला।
अब बढ़ते हैं आगे। जल्दी से आपको मैं एक और खबर बताऊंगा और उसके बाद आपको कोविड की कहानी बताएंगे गौहर कुछे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि आरएसएस बीजेपी का कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास था, उसमें क्या कुछ हुआ है, यानी आरएसएस के 2 रोजा इजलास के अंदर की कहानी क्या कुछ है। क्योंकि माना गया कि कई मामलों पर बात हुई है, कई मामले ज़ेर बहस लाए गए हैं, लेकिन आज जिसकी ओर तवज्जो हम आपकी मबजूर करवाएंगे और जो ज़राए से हमारे पास खबर है वो ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्कूल करिकुलम जो है वो की डिस्कशन रहा जी आरएसएस कॉन्क्लेव के अंदर, जो 2 दिन के दौरान चला है। शिक्षा समूह जो आरएसएस की तरफ से शुरू किया गया था, उसमें मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान और आरएसएस संघ से वाबस्ता कई लोगों ने यहां पर बैठक की है, मीटिंग की है। उसमें क्या कुछ हुआ है, 2-3 चीजें हमारे हाथ लगी हैं, वो हम आपको बताते हैं। इशू जो सेटअप किया गया जी, उसमें यह कहा गया कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इस पर डिस्कशन हुआ है और यह कहा गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब नोटिफिकेशन पूरी तरह से हो तो एक एपेक्स बॉडी जो फंडिंग रिसर्च एरिया के अंदर हो, साइंस एंड ह्यूमैनिटेरियन के लिए हो, इसके लिए अलहदा तौर पर यह जी बॉडी बनाई जाए। एक तो यह कहा गया है। साल 2021-22 के लिए आपको याद होगा कि मरकज ने 50,000 करोड़ रुपया इस प्रपोजल के लिए जो है वो रखा हुआ था, तो 5 साल के दौरान ये खर्च करना, तो उसके लिए कहा गया कि बाज़ाब्ता तौर पर जनाब एक एपेक्स बॉडी बनाई जाए जो साइंस एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के अंदर जो काम कर रहे हैं वहाँ पर देखा जाए। दूसरी बात जो कही गई है कि हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाए, हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाए, ये तजवीज़ सामने रखी गई है। और ये क्या गया कि अगर ये बनता है तो ये जनाब एज्यूम कीजिएगा ये जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, इनको एबॉलिश करके एक ही कमीशन बनाइए, सब चीज़ एक ही जगह चलेंगे तो ये बेहतर चलेगा। फिलहाल अगरचे धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कोई बड़ी बात इसमें सामने नहीं रखी गई है, लेकिन ज़रूर एजुकेशन पॉलिसी, आने वाले मुश्किलात और किस तरीके से निज़ाम तालीम को आगे बढ़ाना है, इस पर जो है वो ज़रूर गुफ्तगू जो है की गई है। एक तरफ से ये इजलास हुआ, दूसरी तरफ से कांग्रेस ने इसका रिएक्ट किया है। कांग्रेस का मानना है कि माजी, हाल और मुस्तकबिल को तबाह करने की कोशिशें संघ और बीजेपी की तरफ से की जा रही है। यह कांग्रेस का बड़ा इल्जाम सामने आया है। कहा गया कि जिस तरीके से तारीखी शवाहिद और तवारीख की बातों को मस्क करके पेश करने की कोशिश की जा रही है, दरअसल ये उसकी एक सही है, उसकी एक कोशिश है। और मुस्तकबिल के अंदर जो नौजवान पढ़ेंगे तो उन्हें कहानी के कुछ और अवराक मिलेंगे जो शायद हकीकत से बईद होंगे। कांग्रेस का अपना तर्ज, अपनी बात अपनी जगह है, लेकिन खबर हमने आपको बता दी कि क्या कुछ जहां पर चला है। बढ़ते आगे, गौहर कुछ आपको बताएंगे कि आज एक और रिकॉर्ड बनने जा रहा है और वो रिकॉर्ड क्या कुछ है बताएंगे डिटेल के साथ आपको गौहर कुछ। जी हम बात करेंगे मुल्क के अंदर कोविड मुखालिफ टीकाकारी के हवाले से। आज एक बड़ा जो हदफ है मुल्क के अंदर वो आज पूरा होगा और बात करेंगे मुल्क में कोरोना मुखालिफ टीकाकारी मुहिम, आज 1 बिलियन लोगों को टीका लगाने का हदफ वो मुकम्मल होगा और इस सिलसिले में आज तकरीबात भी मुनक़द होगी। वज़ारत सेहत की मरकज़ी वज़ीर सेहत की जानिब से जो कई अहम प्रोग्रामों में शिरकत भी करेंगे और मुल्क भर के अंदर मुख्तलिफ रियासतों के अंदर इस सिलसिले में प्रोग्राम तकारीब का एहतमाम भी किया जाएगा। और साथ ही साथ नई दिल्ली में लाल किले के अंदर जहां एक सबसे जो बड़ा तकरीबन 1400 किलोग्राम वजनी तिरंगा लहराया जाएगा, उसके साथ साथ ही एक सॉन्ग यानी कि एक गाने को भी लॉन्च किया जाएगा आज की तकरीब के हवाले से। आपको बताते चले कि 10 मिलियन जब टीकाकारी जो टीके लगाए गए हैं, जब ये मुकम्मल ये हदफ हुआ था तो वो अगस्त के महीने में हुआ था। उसके बाद ही 25 मिलियन का टीका का जो हदफ है वो जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जन्म दिन था उस दिन मुकम्मल हुआ। और आज जो है आज 100 बिलियन यानी कि 1 बिलियन जो टीकाकारी है वो आज मुकम्मल होगा, वो आज हदफ मुकम्मल होगा। और इस सिलसिले में जहां नई दिल्ली के अंदर तकरीब मुनक़द होगी, लाल किले के अंदर सबसे बड़ा तिरंगा लहराया जाएगा, उसके साथ साथ ही एक सॉन्ग को भी लॉन्च किया जाएगा जिसे कैलाश खैर ने गाया है। उसके साथ साथ ही मुख्तलिफ रियासतों के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब का एहतमाम भी किया जाएगा। चलिए जी, टीकाकारी के मुहिम के हवाले से आज तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है क्योंकि एक नया रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है। और लाल किले पर जहां सबसे बड़ा खादी का तिरंगा लहराया जाएगा, 1400 किलो वजनी ये तिरंगा होगा। आपको याद होगा इससे पहले करगिल के अंदर
इसी तरीके का खाकी का सबसे बड़ा तिरंगा लहराया गया था और अब रेड फोर्ट पर यह दूसरा होगा। उसके साथ साथ आज जब यह तकरीब मुनक्किद होगी तो मनसुख जो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ है मनसुख मांडविया, उनकी तरफ से कैलाश खेर ने जो गाना गाया है उसको ऑडियो वीडियो को भी आज रिलीज किया जाएगा रेड फोर्ट से। इस तरीके की बात जो है वो सामने रखी गई है। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात जरा जम्मू कश्मीर की करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन का आज 10वां दिन है और 10वें दिन के दौरान अब सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुछ नया सोचा है। नया है क्या, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।